हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। तो आपने बिजनेस स्टडी के जो चैप्टर 1 और 2 है, जिसके मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो आप देख ली होगी और आपको रिवीजन में हेल्प भी करी होगी। तो मैं आप सबके लिए जो आज चैप्टर 3 लेके आया हूँ, जो कि है बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3, बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 विद कीवर्ड्स आपको है ना रिवीजन दिया, वन एक ही वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट रिवीजन दिया, जैसे कि आपका हर एक चैप्टर है ना स्ट्रॉन्ग हो सके और आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में अच्छी हेल्प कर सके। उसी तरीके से आज अपन चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अपन चैप्टर 3 का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले तो आ जाती है डेफिनेशन या वो मीनिंग आ जाती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन चार चीज आ गई। इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर एंड फोर्सेस, ये चारों चीजें जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हो? आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड हो किससे? बिजनेस से। ठीक है, बिजनेस से या बिजनेस से कंट्रोल से, बिजनेस एंटरप्राइज से कंट्रोल से। ठीक है, बट इसका इफेक्ट कहाँ पर है? इसका इफेक्ट है हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पर। उसे अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी होती है, गवर्नमेंट होती है, वो हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस की बाउंड्री के अंदर आती नहीं है। ठीक है, बट फिर भी वो है ना आउटसाइड रहती है हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस से। बट फिर भी उसके जो डिसीजंस वगैरह होते हैं वो हमारी जो बिजनेस जो एंटरप्राइजेस है उसके जो परफॉर्मेंस है उस पर अफेक्ट करती है। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट लाती है। तो इसीलिए वो भी एक पार्ट हो गया किसका? बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको चार चीजें याद रखनी है: ऐसे फोर्सेस, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इंडिविजुअल्स और ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस है उससे आउटसाइड रहे, बट उसका जो इफेक्ट है किस पर है? हमारे बिजनेस के जो परफॉर्मेंस पे है। तो उन सारी चीजों को अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, एनवायरमेंट स्कैनिंग किसे बोलते हैं? देखो, एनवायरमेंट स्कैनिंग किसे बोलते हैं? कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस की यदि हम कंप्लीट अवेयरनेस रखते हैं, ठीक है, हम अवेयरनेस रखते हैं और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट स्कैनिंग। यदि किसी भी बिजनेस की अपन अवेयरनेस रखेंगे कि बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, अपन यदि बिजनेस को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट स्कैनिंग। और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहती है यदि हम इस तरीके की जो प्रोसेस है उसको हम यूज करते हैं हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर। ठीक है, अब जो बिजनेस जो एनवायरनमेंट होता है, जो जो कि अभी मैंने बताया कि क्या होता है उसका, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? वो हमें दो चीजें प्रोवाइड करते हैं: कॉन्स्टेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। देखो, अपॉर्चुनिटीज होती है वो पॉजिटिव वे में होती है, ठीक है, और जो कॉन्स्टेंट्स होती है वो नेगेटिव वे में होती है। कैसे होती है मैं भी बताता हूँ। देखो, जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो तो होती है पॉजिटिव वे में, ठीक है, और जो कॉन्स्टेंट्स होती है वो होती है हमारे पास में नेगेटिव वे में। ठीक है, कैसे होती है अभी मैं बताता हूँ। देखो, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, तो यदि है ना हमें बिजनेस एनवायरनमेंट ये बता रहा है कि आज यदि तुम ऐसा कर रहे हो और कल यदि तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो कोई एंटरप्राइज में जिससे तुम्हें हाईली प्रॉफिट हो सकता है या इस तरीके से पॉजिटिव चेंजेस आ सकता है, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी बोल देते हैं। ठीक है, और यदि बिजनेस एनवायरनमेंट के यदि हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट से ये पता लग रहा है कि यार कल को यदि हम इसी तरीके से काम करते रहिए, कल को हमने ये एक्शन लिया तो इससे हमारे जो बिजनेस परफॉर्मेंस है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट लगेगा, आ सकता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमें दोनों चीजें प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है और साथ में कॉन्स्टेंट्स भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से केस स्टडी आ भी जाती है, और जो केस स्टडी यहाँ से बनती है वो थोड़ी सी टिपिकल बनती है, तो अपन क्लासीफाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि कौन सा मतलब कि ये फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड है केस स्टडी के अंदर। तो एक एक अच्छे से अपन समझते हैं। देखो, सबसे पहले आता है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। जो भी हमें बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है, देखो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है जिसके अंदर अपन बिजनेस एनवायरनमेंट की जो प्रोसेस यूज करते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी मैंने वो चार चीजें बताई थी कौन कौन सी: इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, या ऐसे ग्रुप्स हो गए, या फोर्स और फैक्टर्स। ये चारों चीजें कहाँ पर होती है? बाहर की चीजें होती है। ठीक है, आउटसाइड होती है किससे? बिजनेस एंटरप्राइजेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो इन सबका जो इफेक्ट होता है वो बाहर से आता है, और बाहर से इफेक्ट आने को भी अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका जो फर्स्ट जो फीचर है वो क्या है? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखो, स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सा फोर्सेस होता है? ऐसा फोर्सेस या ऐसी चीजें
जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, ठीक है। ऐसी चीजें जो सिर्फ हमारे ही बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे। जनरल फोर्सेस क्या होता है कि ऐसी चीजें जो कि है ना हमारे बिजनेस को ही नहीं, पूरे इकोनॉमी के जितने भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है उन सबको अफेक्ट करे। एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ कि जैसे कि जीएसटी आया, तो जीएसटी आने से ऐसा तो हुआ नहीं कि हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसके अंदर ही चेंजेस आए होंगे। ऐसा तो है होगा नहीं कि जितने इससे आने से ये हुआ होगा कि पूरी जो इकोनॉमी में जितने भी जो एंटरप्राइज है उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या जनरल फोर्स का पार्ट हो गया, ठीक है। बट ये मान लो कि मैंने मेरे बिजनेस के साथ में धोखाधड़ी कर दी, मैंने मेरे सप्लायर कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी कर दी, तो उसका इफेक्ट सिर्फ मेरे बिजनेस में आएगा, तो वो किसका पार्ट हो गया, स्पेसिफिक फोर्स का पार्ट हो गया, ठीक है। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड होती है। जैसे कि यदि आज के टाइम पर है ना वेस्टर्न जो फूड्स आता है या चाइनीज फूड आता है, उसकी यदि हम डिमांड कम कर रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमें हेल्थी कॉन्शियसनेस, हेल्थी अवेयरनेस आज के टाइम पे बढ़ रही है। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा, जो फिटनेस, जो योगा, जो जिम्स वगैरह होगी, वो उनकी जो क्लासेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे करके क्या होता है कि एक गुड्स का दूसरे गुड्स से रिलेशन भी होता है। जो एक बिजनेस होता है वो दूसरे बिजनेस से कहाँ ना कहाँ रिलेट भी करता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटर रिलेशन बोलते हैं। अनसर्टेनिटी बिजनेस के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है, हमें नहीं पता होता कि कल क्या होगा हमारे बिजनेस में, कल हमारे को प्रॉफिट भी होगा या नहीं होगा, या क्या आने वाले टाइम में हमें हैवी लॉसेज हो गया। तो जो आने वाला जो फ्यूचर होता है बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रिडिक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। और क्या होता है डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होता है वो है ना चेंजेस होता रहता है। कैसे चेंजेस होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारी पॉलिसीज होते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक सिचुएशन होते हैं, उसके थ्रू है ना बिजनेस जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंजेस होता रहता है। इसीलिए जो बिजनेस जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, कीप चेंजिंग होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने अभी बताया कि है ना जो फ्यूचर में या आने वाले फ्यूचर के टाइम के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, या क्या वो मतलब कि फ्यूचर में है ना प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, उसका सेल कैसा होगा, टर्नओवर कैसा होगा, ये सारे प्रिडिक्ट करना है ना बहुत हार्ड होता है। इसीलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर होता है ना वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। रिलेटिविटी होता है, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो एक टाइप का जो बिजनेस है वो मान लो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट है और वैसे ही सेम कहाँ पे प्रेजेंट है, अमेरिका में प्रेजेंट है। तो जो फेस्टिवल आता है दिवाली का सीजन, मान लो इंडिया के अंदर उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, बट जरूरी थोड़ी ना कि है ना अमेरिका के अंदर भी सेल उस भी बिजनेस की अच्छी हो। तो एक तरीके के बिजनेस की रीजन के अकॉर्डिंग या कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन या बहुत सारी डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं कि सिचुएशंस एक जैसी हो, डिफरेंट डिफरेंट वेरी सिचुएशन करती है, ठीक है। तो ये सारे किसके फीचर्स हो गए, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हो गए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। यहाँ से आप कीवर्ड्स देख दो, कीवर्ड्स है ना मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। कीवर्ड से आप यदि लर्न कर लेते हो, रीड कर लेते हो, तो आपको क्या होगा कि ये केस स्टडी के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आती है व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या इंपोर्टेंस है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इसकी भी केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, यदि बिजनेस एनवायरनमेंट यदि हम फॉलो करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से हम फर्म को क्या प्रोवाइड हो जाती है, इन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, हमें अपॉर्चुनिटीज पता लग जाती है कि हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटीज है। तो हम ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब कर लेते हैं, ग्रैब करके उनको यूज करते हैं। तो उस टाइम आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारे ये जो बिजनेस एंटरप्राइज है उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। और जो अपन बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने बताया था कि अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो कॉन्स्टेंट भी मिलती है, ठीक है। तो वो वाला सेकंड पार्ट हो गया कि आइडेंटिफाई द थ्रेट। अब यदि हमें थ्रेट्स मिल गए कि हाँ आने वाले टाइम पे हमारे पास में इस तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है बिजनेस पे, तो हम क्या होता है कि वो चीज करने से रोक लेते हैं अपने आप के बिजनेस को, ठीक है। तो वैसे ही अपन कर सकते हैं। और यदि अपन अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी को हम क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। उसे अपन बोलते हैं गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। और जो थ्रेड्स मिल जाते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, की हमें ऐसा काम नहीं करना फ्यूचर के अंदर जिससे कि हमारे बिजनेस जो एंटरप्राइज है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आए, ठीक है। और क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से हम क्या करते हैं, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज की जरूरत है उनको हम एक जगह असेंबल कर देते हैं और उसके बाद में हम यूज करते हैं। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें ये बता देता है कि आने वाले टाइम में किस चीज़ की नीड है, तो किस तरीके का हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए, किस तरीके का हमें आउटपुट डेवलप करना चाहिए। तो उनके लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होते हैं उनको अपन टैपिंग एंड असेंबलिंग कर लेते हैं, ठीक है, एक जगह पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैव टू एडजस्ट एंड रैपिड चेंजेस। बिजनेस देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर ये है ना
बहुत सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है ना जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं, तो बहुत सारे बिजनेस के ना चेंजेस आते रहते हैं। तो यदि रैपिड चेंजेस को कैसे अडेप्ट करें, ये बहुत है ना मतलब कि टिपिकल होता है कि अडेप्ट जो चेंजेस को अडेप्ट करना, क्योंकि हम इतने टाइम से एक ही तरीके की है ना चीजें मतलब कि फॉलो करते आ रहे थे, अब एकदम से है ना चेंजेस आ गए, तो कैसे हम फॉलो उसको है ना चेंज को अडेप्ट करें। तो यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को यदि ध्यान में रखते हैं तो उससे हमें हर एक चीज पता रहता है, तो उससे हम क्या कर देते हैं, ये जो रैपिड चेंजेस कुछ भी हमारे पास में रैपिड चेंजेस होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको हम एडजस्ट और एडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम जो भी प्लानिंग और प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर, जो भी कस्टमर से रिलेटेड हो गए, हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड हो गए, सप्लायर से रिलेटेड हो गए, तो उसके अंदर भी हमें कौन हेल्प करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है, असिस्टिंग इन हेल्पिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें अपॉर्चुनिटीज पता लग जाती है, थ्रेट्स पता लग जाती है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स भी पता लगे कि आने वाले टाइम में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये इस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो इस तरीके से हम क्या उस तरीके की स्ट्रेटेजीज वगैरह बना के हम मेरी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा परफॉर्मेंस है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा, इसीलिए पॉइंट आया लास्ट में कि इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी बिजनेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसके कितने डायमेंशन होते हैं, तो उसके 5 डायमेंशन होते हैं, यहाँ से भी केस स्टडी आती है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट आता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन सा एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है पढ़ते हैं। ठीक है, इट रेफर्स ऑल द फोर्स एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री। ऐसे फोर्स और ऐसे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करें पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे, हर एक एंटरप्राइजेस को करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी के लेवल पर। अब इसके अंदर किस तरीके से अपन है ना समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये है, मतलब फैक्ट कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि ये हमारे पास में, तब हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का इन पॉइंट इंक्लूड है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो, यदि हमारी जीडीपी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है किसी भी रीजन से, तो उसका इफेक्ट हमारे हर एक बिजनेस पे आएगा, तो वो किसका पार्ट हो गया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, तो वो किसका पार्ट हो गया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। इंटरेस्ट रेट होती है, रेपो रेट होती है, बैंक रेट होती है, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, यदि इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ये किसका पार्ट हो गया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। यदि जीएसटी का बिल पास हुआ, ठीक है, जीएसटी का बिल पास हुआ, अब उससे क्या हुआ कि टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस, अब टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस आया, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही बिजनेस के अंदर आया होगा, सारे बिजनेस के अंदर आया होगा, तो इसीलिए क्या हुआ होगा कि ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हुआ। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ। ठीक है, 500 और जो 1000 रुपए के जो नोट्स हैं वो बंद हो गए। ठीक है, अब इसका इफेक्ट ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही बिजनेस पे आया होगा, सारे बिजनेस पे आया होगा, और ये इकोनॉमी के लेवल पे आया होगा। ठीक है, मैक्रो लेवल पे आया होगा, तो ये सारे किसके पॉइंट्स हो गए, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई चेंजेस आए, ठीक है, वो हो गया कि हमने इकोनॉमिकल और फिजिकल पॉलिसीज है वो चेंज कर दी। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गया। ठीक है, जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर उनके रोल चेंजेस हो गए। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के जो रोल्स हैं उनका जो क्राइटेरिया वो कम या ज्यादा हो गया। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बीओपी और बीओटी, तो इसके अंदर जो चेंजेस आ गए, मनी सप्लाई के अंदर चेंजेस आ गए, इंटरनेशनल डेब्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, तो इसका पूरा इंपैक्ट हमारे हर एक टाइप के बिजनेस पर आता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, मैक्रो लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये एक तरीके की बिजनेस को ही अफेक्ट करे, ये मैक्रो लेवल पे है ना अफेक्ट करती है हर एक बिजनेस को, तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो किससे रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो। अब सोसाइटी के अंदर हमारे कौन कौन आ जाते हैं, मेजरली हमारे पास में कस्टमर आ जाते हैं। ठीक है, जो और ट्रेडिशन से रिलेटेड आ जाता है। ट्रेडिशन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही हो हमारी सोसाइटी में, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन बोलते हैं। यदि हमारे कस्टमर्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कस्टमर की परचेजिंग के अंदर, परचेजिंग के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या उनका जो ट्रेडिशन है, जो उनका जो स्टाइल है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको वो किससे रिलेटेड होगा, हमारा सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। अब इसमें किस तरीके के पॉइंट आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन द जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन्स। अब माइनॉरिटी एंड वुमेन्स की यदि जॉब्स के अंदर अपन है ना डिमांड की रिजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, किसका पार्ट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, इक्वल स्टेटस मतलब इक्विटी, और इक्विटी किसके अंदर, वुमेन्स को मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वल वेजेस मिलना चाहिए मेल और फीमेल को, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, तो ये किस के अंदर चल जाएगा, इसी के अंदर चल जाएगा। ठीक है, डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स
लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिली किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सोशल मूवमेंट चल रहे हैं, अब कोई भी सोशल मूवमेंट चल रहे हैं जो कि किससे रिलेटेड है, एजुकेशन लेवल से, और एजुकेशन लेवल ऑफ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड वगैरह की किससे रिलेटेड होते हैं, सोशल जो मूवमेंट्स होते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, तो ये भी इसी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस किसका पार्ट होता है, सोसाइटी का ही पार्ट होता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो सारे कस्टमर कंज्यूमर रहते हैं वही हेल्थ के लिए और फिटनेस के लिए काम करते हैं। यदि उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं या कम अवेयर हो रहे हैं, तो ये किसका पार्ट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कस्टमर्स हैं वो खुद भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कम ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी किसका पार्ट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास में बर्थ डेट रेट और एंड पॉपुलेशन, ये सारे किसके पार्ट है, सोसाइटी के पार्ट है। एटीट्यूड ऑफ ए कस्टमर टुवर्ड इनोवेशन, ठीक है, कस्टमर किसका पार्ट होता है, सोसाइटी का पार्ट होता है। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, ये भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का, तो ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगी, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे। ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, ठीक है, ट्रेडिशन कस्टम्स एंड हैबिट ऑफ पीपल, ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट अफेयर से या पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से या किससे होता है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगा या गवर्नमेंट अफेयर से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी से पे डिपेंड होता है। इसको लीगल जो एक और आगे आपके पास में एनवायरनमेंट का टाइप आएगा उससे कंपेयर मत, उससे मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि है ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ी चीजें अलग होती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर ये रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट के जो अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि है ना मतलब कि हर 5 साल में अपने इंडिया के अंदर चेंजेस होती है नहीं होती, उस पर डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी पार्टी को अपन सब जानते हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लेके आए, ठीक है, तो बीजेपी पार्टी ने लेके आया था ये वाला ये वाला जो कंसेप्ट है स्वच्छ भारत अभियान, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो गया। स्किल इंडिया मूवमेंट है वो भी किसने स्टार्ट किया, बीजेपी ने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से कोई भी यदि जो प्रोग्राम है, कोई भी स्कीम है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करती है, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, हमारे जो अभी जो आपको मैंने बताया किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें आ जाती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई गवर्नमेंट की, ठीक है, वैल्यू एंड आइडियोलॉजीज हो गई पॉलिटिकल पार्टीज की, तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हो जाती है, हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाती है। नेक्स्ट वन अभी मैं जो आपको बताया था लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है, लीगल एनवायरनमेंट थोड़े कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दे रखे हैं, ठीक है, जो भी प्रोविजंस बना रखे हैं उससे रिलेटेड होता है, जो कि अभी देखते हैं। देखो जो वेरियस लॉ दे रखे हैं लेजिस्लेटिव एक्ट्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट देती है ऑथोरिटी को, कोर्ट का जो भी जजमेंट आ गया, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, तो वो सारी चीजें भी किसके अंदर कंसीडर करी जाएगी, अपने लीगल एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करी जाती है, ठीक है। कोई भी ऐसी लीगल पॉलिसी है जो भी है ना, जो कि किससे रिलेटेड, लाइसेंसिंग से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, वो भी किसके अंदर आएगा, हमारे में उसमें लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। स्टेचुरी वार्निंग्स होती है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, ठीक है, हर एक मतलब कि हर एक पर्टिकुलर बिजनेस को या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, हमारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। फॉरेन एक्शंस रेगुलेशंस के अंदर या मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कोई है ना चेंजेस आ गए, तो वो भी किसके अंदर आएगा, बिजनेस मतलब कि लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। कोई भी लॉ है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, हम एडवर्टाइज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एंड सर्विसेज का, तो उससे रिलेटेड कोई भी लॉ है, तो वो भी किसका पार्ट हो जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन आता है हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये लास्ट आता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जो कि न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसका फर्स्ट पॉइंट है न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब क्या है कि हम पहले अलग तरीके से करते थे एडवर्टाइजिंग, अब अपन जैसे सोशल मीडिया वगैरह पे भी हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर हम एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं, तो ये भी किसका पार्ट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम, हाँ आजकल हम है ना ऑनलाइन सेल भी करते हैं, ठीक है, किस चीज़ की, ग्रोसरी आइटम्स की, बहुत सारी अलग अलग आइटम्स की, तो वो भी किसका पार्ट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। हम आजकल है ना जो भी एयर टिकट होते हैं, ठीक है, मूवी टिकट होती है, रेलवे टिकट्स होते हैं, वो ऑनलाइन बुक करते हैं, तो उसका भी ये ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और इसी कारण ये ये किस एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कंसीडर करे जाते हैं। ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट फेयर प्राइसेस
Due to technological advancement, customer can compare the fare prices of a various airlines, hostels, hotels, etc. and select the most economical. ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अपन अकॉर्डिंग अपन क्या प्राइसेस कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी प्राइसेस हमें जो मिल रही है वो फेयर है भी या नहीं है, ये कम है या ज़्यादा है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम हमारा एक है ना बेस्ट डिसीजन ले लेते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इस ये किसका पार्ट होगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स फ्रॉम इंसुलेटर, वैक्यूम ट्यूब चलते थे, अब क्या चलते हैं? ट्रांसिस्टर्स चलते हैं। तो ये भी इसके अंदर भी मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। तो ये किसका पार्ट हो गया? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। पहले शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर्स टू वर्ड प्रोसेसर, तो ये भी किसका पार्ट हो गया? टेक्नोलॉजिकल हो गया। पहले कार्बन पेपर्स यूज करते थे, अब फोटोकॉपियर जो प्रिंटिंग मशीन आती है उनका यूज करते हैं। तो ये भी इसके अंदर मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए। तो यहाँ जहाँ पर भी आपको लगे कि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है खाना का, तो वो इसको अपन किसमें कंसिडर कर लेंगे? उसको अपन कंसिडर करेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप है ना याद कर सकते हो। तो इनसे आपको ना हेल्प मिलेगी कि क्लासीफाई करने में कि कौन सा एनवायरनमेंट का जो केस स्टडी दे रखी है। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं। बेसिकली आपका चैप्टर शायद इतना ही है। ये जो टॉपिक है एलपीजी वाला जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आता है, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी हमको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1991 पर हमारे 1990 तक हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो अब हमारे जो कंट्री थी उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यू पॉलिसी चाहिए थी। तो इसलिए हमारी कंट्री में 1991 के अंदर आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जिसके अंदर हम तीन चीज़ें लेके आए थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको बोलते हैं एलपीजी। ठीक है, इन्होंने तीन चीज़ें रिप्लेस कर दी थी एलपीजी से। एल क्यों पी? ठीक है, एल लिबरलाइजेशन ने किसको रिप्लेस किया था? लाइसेंसिंग सिस्टम को। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ने कोटा सिस्टम को किया था। और एल क्यों पी? पी का मतलब होता है परमिट्स, मतलब ग्लोबलाइजेशन ने परमिट्स को है ना क्या किया था? रेस्ट्रिक्ट किया था। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर छूट देना। तो हमारी बिजनेस और जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छूट दे दी कि आप बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस तरीके से जो भी आपका जो लाइसेंस सिस्टम है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन को ये था कि पहले के टाइम पर हमारी जो भी मेजर पावर्स थी, जो मेजर रोल्स जितने भी इकोनॉमी में है, उन सारे जो रोल्स थे, जो सारी सारी पावर्स थी वो पब्लिक सेक्टर को दे रखा था। बट 1991 के बाद में वो सारी जो पावर्स थी वो प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया गया था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि पहले के टाइम पर हम है ना जो कि बाहर वाले कंट्री से सामान मतलब कि लेते नहीं थे। ठीक है, उनको सामान देते ही थे क्योंकि जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेफ रहे। ठीक है, बट इस तरीके से करने से हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगे था हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर उसके बाद में हम ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट लेके आए और उसके बाद में हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लग गए थे। ठीक है, तो इस तरीके की सारी तीन चीज़ें आई थी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में 1991 में। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है और ये भी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन शायद है। डिमोनेटाइजेशन आपको वैसे भी पता होगा, डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? नोटबंदी। हम हमारे अभी कुछ लास्ट टाइम पे भी है ना, कुछ टाइम पहले भी है ना, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि 8 नवंबर 2016 को जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 500 और 2000 के जो नोट्स थे उनको है ना ये बोल दिया था कि ये अब अपने कंट्री के अंदर नहीं चलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि ये बंद कर दिए गए थे। उससे अपन क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट मतलब कि एक तरीके से ये होता है कि जो भी नोट जो भी करेंसी हमारी कंट्री के अंदर अभी चल रही है उसको बैन लगा देना और उसको है ना आने वाले टाइम के लिए बैन कर देना कि ये अब हमारी कंट्री के अंदर यूज़ नहीं होगी। ठीक है, वो हमारे कंट्री के अंदर वैलिड नहीं होगी। अब इससे क्या हुआ था हमारी इकोनॉमी के अंदर? जब 500 और 100 के जो नोट्स हैं उनको बंद कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ था हमारी कंट्री हमारी इकोनॉमी से 86% जो करेंसी थी वो विड्रॉल कर ली थी सर्कुलेशन से। ठीक है, 86% जो करेंसी थी वो विड्रॉल कर ली थी। ठीक है, देयर वाज रेस्ट्रिक्शन ऑफ कैश विड्रॉल। ठीक है, कैश विड्रॉल पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी उस टाइम पे। अब डिमोनेटाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं? क्यों हम डिमोनेटाइजेशन या क्यों गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन करती है? ठीक है, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन होते हैं ना वो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मीजर्स होता है। ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मीजर होता है। टैक्स इसलिए भी यूज करती है। ठीक है, नो टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवेशन। टैक्स की जो चोरी करते हैं उनसे बचने के लिए भी ना डिमोनेटाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि डिमोनेटाइजेशन से क्या होता है कि जितना भी जो सेविंग्स वगैरह है वो किसके अंदर वो रहती है? भाई जो फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम होता है जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूट वगैरह उनके अंदर रहती है। ठीक है, क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश इन लाइट इकोनॉमी। कैश हम यूज करते हैं तो इसको जो डिजिटल कैश वाली जो पॉलिसी है हमारी इकोनॉमी में उसको प्रमोट करने के लिए भी ये वाली जो कंसेप्ट है डिमोनेटाइजेशन का वो हम यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका चैप्टर इतना सा था, खत्म हो गया।
तो थैंक यू। आप आई होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। कुछ भी डाउट रहा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड आपको डाउट है वो बता दूंगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने 100/100 वाली स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली होगी, आई होप सो आपको वो हेल्प करेगी 100/100 लेने में, अकाउंट्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडी में। और आपको किसी भी चीज़ से कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे को जो भी आपके लिए जो परफेक्ट जो आंसर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।